फर्जी गौकसी के नाम पर उनके कत्लेआम नहीं होते। मुसलमानों के तहजीब को कभी मोमिन के नाम पर, कभी गौकसी के नाम पर, कभी लज्जहात के नाम पर और तहजीब को पार्लियामेंट के अंदर कभी 3 तलाक के कानून बनाए जाते, कभी धर्मांतरण के कानून बनाए जाते, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी एनपीआर बनाए जाते। यही नहीं, कभी नमाज, अजान, हिजाब में पाबंदी आयद करने की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि नबी के सामने गुस्ताखी जैसे मसाइल भी आजान हो गए। तो इसके पीछे खास तौर से भारत के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जिम्मेदार हैं, मुसलमानों के वे कायद जिम्मेदार हैं कि आज के तारीख में मुसलमानों के साथ ये जो मसाइल जुड़े हुए हैं उसके पीछे आरएसएस की जहरीली आइडियोलॉजी और विचार, किसी न किसी को विलेन बनाए बगैर इस देश में बहुसंख्य समाज जो ओबीसी, एससी, एसटी है वो हिंदू नहीं बन सकता। और हिंदू नहीं बन सकता तो बहुसंख्य 3.5% लोग जो ब्राह्मण है वो कैसे बहुसंख्य हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस एजेंडे पे काम किया, इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया। और आज के तारीख में आरएसएस की आइडियोलॉजी से, एजेंडे से 2 शब्द निकाल दिए जाए तो आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस की विचारधारा डेड हो जाएगी। वो 2 शब्द है इस्लाम और मुसलमान। अगर ये 2 शब्द आरएसएस की आइडियोलॉजी से निकाल दिए जाए तो जो 3.5% लोग हैं वो 3.5% ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सभी का मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, पहला सत्र खत्म हो गया है, दूसरा सत्र आरंभ हुआ है। साथियों, इस देश में मूल निवासी बहुजनों को शासक बनाने के लिए, हुक्मरान बनाने के लिए और इस देश में शोषित, पीड़ित, वंचित व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए, मूल निवासी बहुजनों के मुक्ति के लिए एक संग्राम बहुजन मुक्ति पार्टी के जरिए शुरू किया जा चुका है। और उसका मुहिम आज, उसका आंदोलन आज देश भर में दिखाई दे रहा है। साथियों, इस देश में अगर देखा जाए तो केंद्र में लगातार पिछले 75 साल से जो रूलिंग पार्टी रही वो कांग्रेस और बीजेपी रही। कांग्रेस और बीजेपी के रूलिंग पार्टी बनने के पीछे एक बड़ा जो फैक्टर है इस देश में साथियों, रिलीजियस पोलराइजेशन का। रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए इस देश में जब डेमोक्रेसी का फर्स्ट स्टेज 1918 में साउथ बरो कमीशन आया, जिसने विधिमंडलों के चुनाव का रिकमेंडेशन किया, तो उस वक्त जिनकी तादाद कल भी कम थी, आज के तारीख में भी कम है, वो 3.5% तादाद के लोगों के कान खड़े हो गए। क्योंकि डेमोक्रेसी का एक कायदा है, एक वसूल है कि जिसके अकाउंट में नंबर साफ वोट होंगे वो रूलर होंगे, जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी वो शासक होंगे। 3.5% लोगों ने देखा, आकलन किया, जिन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत का सिस्टम, गैर बराबरी का सिस्टम या इंसानियत के तमाम हक और हकूक से महरूम करने वाले लोगों के बारे में सोचा कि जिन पर हमने ये सिस्टम थोपा, ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था का, क्या लोकतंत्र में जमीने वोट का अधिकार होगा तो हमें शासक चुनेंगे, हमें राजा चुनेंगे? कभी नहीं चुनेंगे। उस वक्त 3.5% लोगों ने, उनके इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स ने, बुद्धिजीवियों ने चिंतन किया और मंथन किया और अपने आप को बहुसंख्य बनाने के लिए रिलीजियस पोलराइजेशन की नींव रखने के लिए पहला ऑर्गेनाइजेशन 1922 में हिंदू महासभा बनाया। और भारत में जो हिंदू नहीं थे उनकी बस्तियों में जाके कहना शुरू किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज 100 साल से ज्यादा का एक लंबा अरसा बीत गया। इस देश में कम संख्या के 3.5% लोग अपने आप को बहुसंख्य बनाने के लिए रिलीजियस पोलराइजेशन के सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और रिलीजियस पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे कालांतर में 1925 में ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। उसकी एक निश्चित आइडियोलॉजी, एक निश्चित सिलेबस, एक निश्चित एजेंडा तैयार किया और उसके प्रिंसिपल एजेंडे में इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत का एजेंडा रखा। इस देश में मेजॉरिटी में तब्दील नहीं हो सकते। इस देश में गौर करने वाली बात है, खास तौर से भारत के मुसलमानों को, कि गुलाम भारत में भारत का मुसलमान ज्यादा बेदार था। भारत के उस सामाजिक ढांचे से रूबरू था, परिचित था,
जो वर्ण का सिस्टम था, जाति का सिस्टम था, अस्पृश्यता का था, दासता का था, गुलामी का था, इस सिस्टम को बेहद करीब से जानता था और समझता था। और शायद यही वजह है कि फूले साहब अम्बेडकर ने जो इस देश में मूलनिवासी बहुजनों के मुक्ति का आंदोलन चलाया, उसके हर पड़ाव पे भारत के मुसलमानों ने साथ दिया। आगे चलकर इस देश को उन्होंने तकसीम करने का काम किया। तकसीम करने के बाद 14 अगस्त 1947 के बाद से भारत को तकसीम करने वाले वो 3.5% तादाद के लोगों ने भारत के मुसलमानों को पॉलिटिकल लीडरलेस मेजोरिटी में तब्दील करने का काम किया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देश तकसीम होने के बाद भारत का मुसलमान पॉलिटिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल लीडरलेस मेजोरिटी में तब्दील हुआ, जिसका खामियाजा आज तक उठा रहा है। आज कांग्रेस में, बीजेपी में जो मुस्लिम चेहरे हैं वो नाम निहाल यानी नाम मात्र के वो कायद है, कयादत है, लीडर है, वो सही मायने में मुसलमानों के कायद और नुमाइंदे नहीं है। अगर सही मायने में मुसलमानों के कायद और नुमाइंदे होते तो गुलाम भारत में जिन मुसलमानों की 33% सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, भागीदारी थी, चलो 33 का 34 नहीं होता, बात समझ में आती है, लेकिन 33 का तो 32 भी नहीं होना चाहिए था। तमाम ऐसे कायद कल भी ये नाम निहाल कांग्रेस जो पार्टी है और जो कम्युनल पार्टी है और सो कॉल्ड तमाम जो अलग अलग स्टेट में रीजनल पार्टियां हैं, वो सेकुलर होने का ढोंग करने वाली जो पार्टियां हैं, उनमें तमाम मुस्लिम चेहरे आपको अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते होंगे। लेकिन वाकई में सच्चे कायद होते तो आज भारत के मुसलमानों की मोमिन सिंह नहीं होती, फर्जी लफ्जहात के नाम पर हत्याएं नहीं होती, फर्जी गौतसी के नाम पर उनके कत्लेआम नहीं होते। मुसलमानों के तहजीब को कभी मोमिन सिंह के नाम पर, कभी गौतसी के नाम पर, कभी लफ्जहात के नाम पर और तहजीब को पार्लियामेंट के अंदर कभी 3 तलाक के कानून बनाए जाते, कभी धर्मांतरण के कानून बनाए जाते, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी एनपीआर बनाए जाते। यही नहीं, कभी नमाज, अजान, हिजाब में पाबंदी आयत करने की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि नबी के सामने गुस्ताखी जैसे मसाइल भी आजान हो गए। तो इसके पीछे खास तौर से भारत के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जिम्मेदार हैं, मुसलमानों के वे कायद जिम्मेदार हैं कि आज के तारीख में मुसलमानों के साथ ये जो मसाइल जुड़े हुए हैं, उसके पीछे आरएसएस की जहरीली आइडियोलॉजी और विचारधारा काम कर रही है। और उस जहरीली विचारधारा का कोई काट नहीं है। आज अगर उस जहरीली विचारधारा का कोई काट है तो इस देश में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मान्यवर राउन मेश्राम साहब देश भर में आरएसएस की विचारधारा को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस विचारधारा को आधार बनाकर ही आरएसएस की जड़ों को कमजोर किया जा सकता है, आरएसएस की विचारधारा को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए भारत के मुसलमानों को आगे आने की जरूरत है। नहीं तो अगर यही सूरत हाल बनी रहेगी तो मंजर भोपाली साहब दो लाइनें कहा करते हैं कि बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से, बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से, एक तरफ शिकारी है, एक तरफ दरिंदा है। ये कांग्रेस और बीजेपी और नाम निहाल सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस रोल प्ले कर रही है। इस बात को भारत के मुसलमानों को समझने की जरूरत है। पार्लियामेंट के अंदर जब 3 तलाक पे कानून बनाया गया, पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया गया, सीए, एनआरसी, एनपीआर पे कानून बनाए गए, धर्मांतरण पे कानून बनाए गए, बीजेपी को बहुमत लोकसभा के अंदर था, राज्यसभा के अंदर नहीं था। तो जब बीजेपी को लोकसभा के अंदर बहुमत था, राज्यसभा के अंदर नहीं था, तो फिर इन मुद्दों पे कानून कैसे बने? वहां तो कांग्रेस के लोग बैठे थे, एनसीपी के लोग बैठे थे, आरजेडी के लोग बैठे थे, जेडीयू के लोग बैठे थे, तृणमूल कांग्रेस के लोग बैठे थे, फिर इन मुद्दों पे कानून कैसे बने? तो साथियों, ये जो आस्तीन के साथ भारत का मुसलमान इनके असल जो है किरदार से, चरित्र से, कैरेक्टर से वाकिफ ना होने की वजह से हर मुसलमान सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का एक सांप लिए घूम रहा है और वो आस्तीन के साथ लगातार भारत के मुसलमानों को और तमाम इस देश के मजलूम मूल निवासियों को लगातार कसने का काम कर रहे हैं। इस हकीकत को, सच्चाई को अगर आज देश भर में कोई समझाने का, बताने का, जगाने और जोड़ने का काम कर रहा है तो साथियों ये आंदोलन कर रहा है। इसलिए साथियों, देश भर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए हम लोग इस देश में जो विचारधारा इस देश के मूल निवासी बहुजनों को शोषित, पीड़ित, वंचित, गुलाम बनाने वाली है, उन्हें सेग्रीगेट करने वाली है,
उसको खत्म करने का जो मिशन भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मोहन मेश्राम साहब और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर परवेंद्र प्रताप सिंह साहब चला रहे हैं, उस मिशन का, आंदोलन का भारत के मुसलमानों को हिस्सा बनने की जरूरत है और भारत में व्यवस्था परिवर्तन के इस संग्राम में शामिल होने की जरूरत है। मैं देश भर के मुसलमानों से ऐसा अपील करता हूं कि इस कारवां से जुड़िए और इस व्यवस्था को बदलिए। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।